ऑडिट ऑडिट ऑडिट, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीए इंटर ग्रुप 2 में सब स्टूडेंट को परेशान करके रखा है। वो एक मीम था ना, अरे चाहिए क्या औरत को, वैसे ही अरे चाहिए क्या आईसीएआई को, कीवर्ड्स। जी हाँ, कीवर्ड्स अगर आप लिखोगे तो आईसीएआई आपको अच्छा मार्क्स देगा, इसलिए कीवर्ड्स पे पूरा फोकस रखना है। कीवर्ड्स में आपको कमांड बना के रखना है। ऑडिट में आप लॉ के जैसा आंसर नहीं लिख सकते हो अपने वर्ड्स पे, इसमें आईसीएआई तभी आपको मार्क्स देता है जब आपका कीवर्ड्स में कमांड है। जैसे कि चैप्टर 6 जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, एसे नंबर 230 है, उसमें एक टॉपिक है पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, तो उसको मैंने कैसे याद किया, तो मैंने इसका एक न्यूमोनिक बना लिया था, पैड EQ, PADEQ। P से है प्लान एंड परफॉर्म, A से है अकाउंटेबल, D से है डायरेक्शन एंड सुपरविजन, E से है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, Q से है क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। तो देखा मैंने कितना फास्ट और कितना सही से आंसर दे दिया। तो मैंने ऐसे ही हर चैप्टर का अपना न्यूमोनिक्स वगैरह बना के रखा है और एक पेज में एक टॉपिक भी लिख दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, मुझे रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में मैं हर टॉपिक का, हर एसेस का इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं और चैप्टर वाइज। तो मैं टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगा रिवीजन में, और ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, वो पूरा आपके ऊपर है, आप सब्सक्राइब करो या मत करो, कर ही देना। और वीडियो को लेकिन लाइक पक्का करना। चैप्टर नंबर 1 जो कि है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसे है, वो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे। ये एसे नंबर 200 है। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही ऐसे है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ऑडिट का मीनिंग, फिर नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एसे 200 के हिसाब से जो है, फिर आपका नेक्स्ट आता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, फिर परवेजिव का मीनिंग देख लेना, फिर ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, स्कोप ऑफ ऑडिट उसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऑडिट वर्सेस रिव्यू का डिफरेंस, ये भी आप बहुत बार पूछता है। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ये चैप्टर 1 था जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया, एंड ये चैप्टर 6 to 8 मार्क्स का कवरेज रखता है एग्जाम में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वो है चैप्टर नंबर 11 जो कि है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो इसमें टोटल आपका 2 एसे है और एक एसक्यूसी है। जो 2 एसे है उसका नाम है 210 और 220। एसे 210 जो है वो है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और एसे 220 जो है वो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले जो एथिक्स वाला पार्ट है उसमें सभी पूरे इंपॉर्टेंट है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर है, थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसका सेफगार्ड है, फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो एथिक्स वाला पार्ट तो ये चैप्टर में पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर एसे 200 में अगर मैं बताऊं तो प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जब एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एसे 200 का अगर बात करूं तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, इसमें ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसक्यूसी 1 में चलते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट है एथिकल रिक्वायरमेंट और एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। एंड इसमें एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में एक पॉइंट है कि मैटर्स टू बी कंसिडर्ड, जब हम लोग इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट चेक करते हैं तो वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था चैप्टर 11, और ये चैप्टर पर्टिकुलर जो है 10 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जो है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो इसमें सिर्फ एक एसे है, वो है एसे 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर, डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, जब हम लोग एंटिटी का मैनेजमेंट क्या करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है इसमें प्लानिंग प्रोसेस का जो एलिमेंट्स है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्लानिंग एक्टिविटीज। फिर जाके जो नेक्स्ट है वो है ऑडिट स्ट्रेटेजी का फैक्टर्स या एस्टैब्लिशमेंट। फिर नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। प्लानिंग, जो प्लानिंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू का जो फैक्टर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट,
असेस्ड रूमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और सी से जो है वो है कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, से मैंने बता ही दिया। ऑडिट प्रोग्राम में उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, फ्रेमिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस, फिर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ये जो पॉइंट्स था ना, इसका स्पेसिफिक एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो इसीलिए इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि फ्रेमिंग एन ऑडिट प्रोग्राम और वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस, इससे अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो चैप्टर 2 का अगर मैं बात करूं तो इसका भी 10 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो चलते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसमें एक एसे है वो है 230। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग देख लेना। पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, पैड PADEQ। फिर फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट जो है उसका फैक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फिर असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। नेक्स्ट चलते हैं तो ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एंड बस इस चैप्टर में इतना ही है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, ये आप देख के जा सकते हो। और चैप्टर 6 में जो है इसका जो वेटेज है ये 4 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम में। तो चैप्टर 1, चैप्टर 11, चैप्टर 2 और चैप्टर 6 जब भी आप रिवीजन करो तो ये 4 चैप्टर को एक साथ ही करो, क्योंकि ये पर्टिकुलर 4 चैप्टर से ना आपका एग्जाम में 25 to 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। एंड ये बहुत स्कोरिंग भी है ये 4 चैप्टर, और इजी भी है एज कंपेयर टू बाकी अदर चैप्टर्स। तो ये 4 चैप्टर पे अच्छा से कमांड बना के रखना कि जो भी क्वेश्चंस आए आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बता दिया है, एसेस बता दिए कि कौन कौन सा एसेस है हर एक चैप्टर में। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप पूरा ही चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप देख सकते हो, उस पर ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो, बट चैप्टर को पूरा करना। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7 जो कि है कंप्लीशन एंड रिव्यू। तो ये चैप्टर 10 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम में। एंड इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एसे है। सबसे पहला है एसे 260, एसे 265, एसे 560, एसे 570, एसे 450, एसे 580। तो ये चैप्टर में आपका जो एसे 560, 570, 580 है, सब्सिक्वेंट इवेंट वाला है, एक गोइंग कंसर्न वाला है और एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला है। तो ये 3 एसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये एसे एग्जाम में आता ही आता है। बाकी आप देख सकते हो आपके ऊपर है, बट ये 3 पर्टिकुलर एसे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में आपका कारो 2020 है, कंपनीज एक्ट का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। एंड एसे का अगर बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 एसेज है इसमें। सबसे पहला एसे 706, एसे 600, एसे 299, एसे 700, एसे 701, एसे 705, एसे 710। तो कारो 2020 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका एप्लीकेबिलिटी आप अच्छा से देख लेना। फिर अगर पैरा 3 क्लॉज का बात करूं जो कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कारो का, तो उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, डिपॉजिट्स, रिपेमेंट ऑफ लोन, IPO, FPO, फ्रॉड, निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इंटरनल ऑडिट, तो ये सब इंपॉर्टेंट है कारो वाला। और कंपनीज एक्ट 2013 का अगर बात करूं तो सेक्शन 143(1), सेक्शन 143(12), सेक्शन 143(8) ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन फिर नेक्स्ट चलते हैं जो एसे 706 है, EMP, OMP, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। तो ये आप देख सकते हो ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है एसे है। एसे 600 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ये एसे आप पक्का करके जाना। एसे 299 जो जॉइंट ऑडिटर है ये भी आप पक्का करके जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसे है। नेक्स्ट जो एसे 700 है उसमें एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आप देख लेना। एसे 701 में जो है की ऑडिट मैटर्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें कुछ कुछ है जो MCQs में आ सकता है, तो वो आप देख लेना। एसे 700 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसे 705 आप पूरा करके जाना। एसे 710 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप देख सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये था चैप्टर 8, और ये चैप्टर 8 में जो एग्जाम का वेटेज है वो 10 मार्क्स का रखता है। और कारो का तो एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता ही आता है, तो कारो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर नंबर 3, और इसका एग्जाम में 12 मार्क्स तक का वेटेज है। तो जो इसमें 3D पार्ट है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, इसमें तो पक्का करके जाना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी कभी 2 भी आ जाता है। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, और छोटा सा ही है, सही भी है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का पक्का करके जाना।
और इसमें अगर देखा तो टोटल 3 एसे है, एसे 315, एसे 330, एसे 320। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बात करूं तो इसमें रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट और वाई अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इज सिग्निफिकेंट, ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एसे 315 में। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट, क्या सारा कंट्रोल्स रेलेवेंट है ऑडिट के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एसे 330 का अगर मैं बात करूं तो मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये इंपॉर्टेंट है। यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं एसे 320 में, तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। बेंचमार्क वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसका फैक्टर्स। नेक्स्ट जो 3D है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये तो आपको पूरा ही करना होगा, पूरा ही करना। लेकिन फिर भी अगर इंपॉर्टेंट का बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क दैट अराइज फ्रॉम यूज ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, डेटा एनालिटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स और एक्सेस सिक्योरिटी का जो पॉइंट था वो एक्सेस सिक्योरिटी भी देख के आना। जनरल आईटी कंट्रोल्स के बीच में एमसीक्यूज भी आता है, तो एमसीक्यू के लिए वो थोड़ा देख लेना। तो ये था चैप्टर 3 जो कि 12 मार्क्स तक का वेटेज रखता है। नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस। इसमें टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एसे है। एसे 500, एसे 501, एसे 505, एसे 510, एसे 550, एसे 610, एसे 530, एसे 520। अब पर्टिकुलर एसे का बात करते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एसे 500 में अगर मैं बात करूं तो एक अदर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस और उसका फैक्टर्स, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस उसका फैक्टर्स या यूजफुल। तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसे 500 में से। नेक्स्ट है एसे 501, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इन्वेंट्री का जो मैटर्स है वो देख लेना। एसे 505 जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, फैक्टर्स व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो एसे 505 इंपॉर्टेंट है। एसे 510 का अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग, इससे एग्जाम में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एसे 550 में अगर बात करूं तो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या फिर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, इससे भी एमसीक्यू वगैरह में पूछता है। तो एसे 550 जो है रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है, तो ये एसे उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी एसे है। एसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर है, इसमें एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल और डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एसे 530 में अगर मैं बात करूं तो इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सैम्पलिंग रिस्क भी इंपॉर्टेंट है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैम्पलिंग प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एसे 520, तो इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा का फैक्टर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा का फैक्टर्स एसे 520 से। और ये चैप्टर का वेटेज जो है वो 14 मार्क्स तक का वेटेज है। नेक्स्ट बचता है चैप्टर 5, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 5 जो कि है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज और चैप्टर नंबर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स। तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 जो है बहुत स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा भी है चैप्टर, तो लेकिन इस 2 चैप्टर का एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए छोड़ने का रिस्क तो बिल्कुल भी मत लेना। भले ही सिलेक्टिव टॉपिक कर लो बट करना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं चैप्टर नंबर 5 का बात करूं तो उसमें शेयर कैपिटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर जो लास्ट में अदर पॉइंट्स है डिस्क्लोजर बोल के बेनामी प्रॉपर्टी का, रेशियोज का, कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज का, तो वो सब देख लेना। चैप्टर नंबर 9 का अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑडिट, एलएलपी ऑडिट, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्या था क्लब का ऑडिट, फिर सिनेमा का ऑडिट, तो ये सब इंपॉर्टेंट है।
फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 10 जो कि ऑडिट ऑफ बैंक्स है, इसमें एक या फिर 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर अटेम्प्ट में पूछता ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 to 6 मार्क्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें से करना क्या है, तो सबसे पहले तो ऑडिट ऑफ एडवांसेस जो है वो जो कुछ पॉइंट्स दिया गया है उसको पक्का से याद करना, वो एग्जाम में पूछता है। और अगर मैं बात करूँ तो प्रोविजंस रिक्वायरमेंट, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रोविजन वाला देखना है। फिर ड्राइंग पावर क्या होता है वो देखना है। रिवर्सल ऑफ इनकम वाला पॉइंट देखना है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 5, 9 और चैप्टर नंबर 10 से। वैसे तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप सिलेक्टिव स्टडी करो, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हर चैप्टर का पूरा फुल कवरेज करो, अच्छे से याद करो, कीवर्ड्स में ध्यान दो। बट फिर भी अगर आप लोग को कोई पर्टिकुलर चैप्टर से अगर आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है तो जो मैंने टॉपिक्स बताया इंपॉर्टेंट है, उस पर आप रिलाई बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया था, पास्ट ईयर का पेपर भी एंड फिर अपना नोट्स वगैरह भी बहुत जो बनाया है, उसमें से कौन सा रिपीटेटिव पूछता है एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोग बिल्कुल वो सब टॉपिक्स में भरोसा कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ रिवीजन स्ट्रेटजी का, तो रिवीजन जब आप लोग करोगे तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6, ये 4 चैप्टर को एक साथ रिवीजन करना। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 को एक साथ रिवीजन करना। बाकी बचा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये 5 चैप्टर को आप लोग एक दिन करके रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ये 5 चैप्टर जो है अपने अकेले में बहुत ही बड़ा है। तो रिवीजन करते वक्त आप लोग को अपना नोट्स बनाते रहना है, न्यूमोनिक्स बनाते रहना है, या फिर बहुत लोग अपना वो जो पॉइंट्स वगैरह जो रहता है उसको स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो स्टोरी फॉर्म में बना के जिससे आप लोग को याद रहे। तो जो आप लोग को कंफर्टेबल है आप लोग उस हिसाब से याद कर सकते हो, अपना न्यूमोनिक्स बना के या स्टोरी टेलिंग में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो मैंने तो बता दिया, मैंने जो शेयर किया है, अगर आप लोग को वही सही लगता है तो आप लोग उसको भी फॉलो करके याद कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको तो लाइक तो यार देखो पक्का कर देना, और कमेंट भी कर दो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं, और सब्सक्राइब भी कर दो।